हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 8वीं का अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसमें हमको अनुक्रमणपाती एवं व्युत्क्रमणपाती विचरण का अध्ययन करना है। अनुक्रमणपाती व्युत्क्रमणपाती होता क्या है? तो अनुक्रमणपाती कहने का मतलब है जब दो चर राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर का मान बढ़ने या घटने से दूसरे चर का मान भी उसी अनुपात में बढ़ या घट जाता है, तो वे अनुक्रमणपाती कहलाते हैं। उस संबंध को अनुक्रमणपाती संबंध कहते हैं। जैसे पेन का मूल्य एवं उनकी संख्या में जो संबंध होता है, जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, 2 पेन का मूल्य 10 रुपये हो जाएगा, 3 पेन का मूल्य 15 रुपये हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पेन का संख्या बढ़ने से उसका मूल्य में भी बढ़ोतरी हो रहा है। एक का बढ़ने से दूसरे का है ना बढ़ रहा है, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरी राशि भी कम हुआ। तो इस टाइप से जो संबंध होता है उसे अनुक्रमणपाती संबंध कहते हैं। जब दो चर राशियाँ x और y अनुक्रमणपाती में होती है तो उनका अनुपात एक स्थिरांक होता है। मतलब उनके बढ़ने या घटने का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, और उस निश्चित राशि को स्थिरांक या कांस्टेंट कहते हैं। उसको हम लोग k से दर्शाते हैं। तो x अनुपात y बराबर k या x बटे y बराबर k होगा। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि व्युत्क्रमणपात क्या होता है। देखते हैं व्युत्क्रमणपाती संबंध क्या होता है। तो व्युत्क्रमणपात मतलब होता है जब दो चर राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर का मान बढ़ने या घटने से दूसरे चर के मान में उसी अनुपात में कमी या वृद्धि हो, तो राशियाँ व्युत्क्रमणपात में होती है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसकी मांग में कमी हो जाती है। हम जानते हैं कि जैसे मान लो सोना का रेट कम हुआ तो लोग उसे अधिक खरीदने लगते हैं। इसका मतलब है कि उसके मूल्य में कमी होने से उसकी मांग में बढ़ोतरी हो रहा है। इस प्रकार का जो संबंध होता है, एक के कमी होने से दूसरे के मान में, दूसरे चर के मान में वृद्धि हो, है ना, या पहले चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे चर के मान में कमी हो, तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं, एक में वृद्धि और दूसरे में कमी हो, तो उसको व्युत्क्रमणपात संबंध बोलते हैं। और एक के मान में वृद्धि होने से दूसरे के मान में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो, तो उस संबंध को, उन दोनों चरों के बीच के संबंध को अनुक्रमणपात बोलते हैं। तो जब दो चर राशि x और y व्युत्क्रमणपात में होती है तो उनका गुणनफल एक स्थिरांक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y होगा। तो प्रोपोर्शनल को जब इक्वल टू में बदलेंगे तो उसके साथ एक स्थिरांक लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू k, जहाँ k क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। वो परिस्थितियों के अनुसार उसका मान बदलते रहता है। और इसके बाद देखते हैं कि यदि दो राशियाँ व्युत्क्रमणपात में हो तथा एक राशि के दो मानों x1 और x2 के लिए दूसरी राशि के संगत मान क्रमशः y1 y2 हो, तो व्युत्क्रमणपात संबंध में x1 y1 है ना, x1 y1 बराबर x2 y2 होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्नावली के सवालों को। तो प्रश्नावली 7.1 में हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 हमको बोलता है, नीचे दी गई किन सारणियों में x और y अनुक्रमणपात में विचरण करते हैं, स्थिरांक का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको 4 सारणी दिया हुआ है। हमको ये बताना है कि इसमें जो x और y वाला जो सारणी है ना, कौन कौन सा जो सारणी है वो अनुक्रमणपात में x और y जो है विचरण कर रहे हैं। तो पहले वाले में हम देखते हैं यहाँ पे कि x और y में पहला सारणी में देखते हैं कि 7/21 दिया है, मतलब x का मान 7 और y का मान 21। तो 7 और 21 दिया है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 होता है, 9 एकम 9, 9 तिया 27 होता है, 13 एकम 13, 13 तिया 39 होता है, 21 एकम 21, 21 दूनी 30, 25 एकम 25, 25 तिया 75।
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि x और y में जो अनुपात है वो 1:3 का अनुपात है। जो सभी राशि हमको दिया हुआ सारणी में पहला चर और दूसरा चर उनके बीच का अनुपात समान है और वो अनुपात 1:3 के अनुपात में 1/3 के बराबर है। तो ये सारणी जो है सारणी नंबर 1 हमारा क्या है, अनुक्रमणापाती में विचरण करते हैं जो दोनों चर है वो। दूसरा सारणी में देखते हैं, तो दूसरा सारणी में हमको x का मान दिया है 2.5, y का मान भी 2.5, दूसरा उसका अवयव है 7.5 और 7.5, 11। तो देखते हैं कि ये x और y का अनुपात निश्चित है, वो कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि x और y को भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5/2.5 बराबर 1 है ना। तो हमारा दूसरा सारणी भी क्या है, अनुक्रमणानुपात में है। इसी प्रकार तीसरा सारणी में देखते हैं कि 5, 25 दिया है, 5 एकम 5, 5 पंच 25 होता है, 6 एकम 6, 6 चौका 24 है ना भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये समान जो अनुपात है ना, दो अवयवों का x के दो मान हैं अगर, है ना, तो उनके बीच का अनुपात अलग अलग है, तो ये अनुक्रमणानुपाती संबंध नहीं है। इसी प्रकार चौथा सारणी में हम देखते हैं, चौथा सारणी, तो चौथा सारणी में भी हमको x और y के जो जैसे दो मानों की अगर बात करें तो पहला मान कितना है, x का पहला अवयव 1 और y का पहला अवयव 2, तो 1/2 हुआ। वैसा ही x और y का दूसरा अवयव है 2, 1, तो पहला अवयव का अनुपात 1/2 हो गया, दूसरा अवयव का अनुपात कितना हो गया, 2/1 हो गया। तो मान अलग अलग हो गया, अनुपात समान होना चाहिए, अनुक्रमणानुपाती है तो अनुपात जो है अवयवों का समान होना चाहिए, तब वो सारणी अनुक्रमणानुपाती होगा। तो हमारा तीसरा और चौथा जो सारणी है वो अनुक्रमणानुपाती में उनके अवयव जो है विचरण नहीं कर रहे हैं। पहला और दूसरा सारणी हमारा में उनके अवयव जो दिए हुए हैं x और y के, वे हमारा अनुक्रमणानुपाती में विचरण कर रहे हैं। तो उसका स्थिरांक क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो सारणी 1 हम लोग जैसे बनाते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। और एक इसमें रो या पंक्ति और बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग, यह हमारा x हो गया, ये y हो गया और ये x/y हो गया, ठीक है। x का पहला मान हमारे पास कितना है, 7 है और ये 21 है, और ये हमारा क्या है, x/y को ही अपन स्थिरांक या k बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिरांक या स्थिरांक k बराबर x/y। तो कितना हो जाएगा, स्थिरांक मान 7/21 बराबर 3। दूसरा अवयव 9/27, तो 9/27, तो इसका भी 3 आया। तो अनुक्रमणानुपात में होंगे तो ये जो मान है सभी में समान आएगा। उसी प्रकार तीसरा में देखते हैं तो 13, 39, तो 13 एकम 13, 13 3 39। इसी प्रकार आगे हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं कि इसमें सभी में हमारा अनुपात है वो समान है, सभी में देख रहे हैं 3 आ रहा है ना भाई। मतलब क्या है, ये x और y में जो संबंध है वो अनुक्रमणानुपाती संबंध है और उसके स्थिरांक समान है या उनके अनुपात समान है, x और y का अनुपात समान है और वो एक निश्चित स्थिरांक 3 के बराबर है। यहाँ k का मान कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा सारणी में हम देखते हैं, तो सारणी 2 में हमारा x का पहला अवयव जैसे दिया है 2.5, y का 2.5, इसका दूसरा अवयव है 7.5, x का
y का 7.5 और तीसरा वाला दिया है 11 है ना, और 17.5 19 और 19 इस टाइप से दिया है। तो इसमें देखते हैं कि 2.5 बटे 2.5 बराबर 1, 7.5 बटे 7.5 बराबर 1 है ना, एक बार में कट जाएगा, एक है ना, 7.1 11 दिया है ऊपर नीचे, तो ये 11 एकम 11 एकम 1/1 बराबर 1। इसी प्रकार 17.5 बटे 17.5 एक बार में कट गया। वैसा ही 19 बटे 19, तो 19 एकम 19 1/1 बराबर 1। यहाँ पे देखते हैं दूसरा में कि इसका भी जो अनुपात है x और y जो चर है उसके मान में अनुपात है वो हमारा कांस्टेंट है, 1 है ना। सभी जो अवयव है उनके x और y जो चर राशि है उसके बीच में जो अनुपात है वो कांस्टेंट है। इस प्रकार जो हमारा सारणी नंबर 2 है उसके बीच संबंध अनुक्रमण अति संबंध है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमको बोला गया है कि निम्नलिखित अनुकरणपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको जो दिए गए रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। तो देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में हमको दिया है कि ये जो मज़दूरों की संख्या और मजदूरी रुपयों में, तो हम जानते हैं कि मज़दूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो हमको ज़्यादा मजदूरी देना पड़ेगा, और मज़दूरों की जब संख्या कम होगी तो मजदूरी जो देंगे है ना, मेहताना जो देते हैं वो कम होता है। मतलब एक के मान में कमी होने से दूसरे के मान में भी कमी हो रहा है। मज़दूरों की संख्या और उसके मजदूरी के बीच जो संबंध है वो अनुक्रमणपाती संबंध है। और यहाँ पे देखते हैं कि एक जब मज़दूर काम करता है तो उसकी मजदूरी 50 रुपया है, तो 2 होगा तो कितना होगा, तो 1 है तो 50 है, तो उनके बीच में संबंध कितना हुआ, 1/50। तो दूसरे में भी 50 का ही संबंध होना चाहिए, तो 1/50 का संबंध है, तो यहाँ पे भी 1/50 का ही संबंध होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 1/50 इसमें है तो कितना हो जाएगा, 2/100 होगा। 2 एकम 2, 2/50 100। तो इसका भी अनुपात समान होना चाहिए। तीसरा हमारे पास है तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 3 पंच 15 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 4 200, 5 250 और 6 मजदूर जब होगा तो उसका मजदूरी हो जाएगा 300। तो इन सब में देखते हैं कि हमारे पास अनुपात कितने का है, अनुकरणपाती स्थिरांक कितने का है, तो 1/50 का हमारे पास यहाँ पे जो अनुपात है वो है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमको बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में x और y जो है अनुक्रमणपाती विचरण करते हैं, तो स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। स्थिरांक का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब जो चर x और y दिया है उसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक तीसरा में x का हमको मान 2 4 8 16 32 दिया है, y का मान 14 28 56 112 और 224 दिया है। तो इनका स्थिरांक होता है x और y का अनुपात, मतलब x/y। तो इसमें जो दिया है मान, जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, 2/14 बराबर 2/14 है, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, मतलब 2 के पहाड़ा में एक बार में 2 आता है और 7 बार में 14 आता है, तो उसको भाग दिया तो कितना मिला, 1/7 मिला। उसी प्रकार 4/28 में 4 और 28 4 का पहाड़ा में आता है, तो 4 एकम 4 4 सत्ते 28 भाग दिया तो 1/7। इसी प्रकार 8/56 में भी हमारा अनुपात 1/7 आता है, और 16/112 में भी 1/7 आता है, 32/224 में भी भाग देने से हमको 1/7 प्राप्त होता है। इस प्रकार दिए गए सारणी में हमारा स्थिरांक या अनुक्रमणपाती संबंध का स्थिरांक
कितना मिला, 7 मिला। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हमको बोला गया है कि एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ पे घंटे और दूरी में जो संबंध है वो संबंध क्या होगा। घंटे मतलब समय में और दूरी में क्या संबंध होगा। तो समय और दूरी का जो संबंध है वो अनुक्रमणानुपाती संबंध है। जैसे कोई गाड़ी या कार 5 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी 10 मिनट में उससे अधिक दूरी तय करेगा, और 15 मिनट में उससे अधिक, 1 घंटे में उससे भी अधिक, 2 घंटा में उससे भी अधिक। समय बढ़ने से उस कार की गति मतलब चलने वाली दूरी जो है वो भी बढ़ते जाएगा। मतलब समय और दूरी में जो संबंध है वो अनुक्रमणानुपाती संबंध है। एक के मान बढ़ने से दूसरे के मान में भी वृद्धि होगा। तो मान लो 5 घंटे में चली दूरी x किलोमीटर है। क्या है, माना 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर है। हमको दिया है ना, हमको ये दिया है कि 3 घंटे में चली गई दूरी कितना है, 600 किलोमीटर है। मान लो ये जो है मेरा x1 है 5 घंटा, है ना भाई, और ये मेरा y1 है x किलोमीटर। उसी प्रकार मेरा x2 है 3 घंटे, और यहाँ पे y2 है 600। तो जब अनुक्रमणानुपाती संबंध होता है तो हम जानते हैं, है ना, अनुक्रमणानुपाती संबंध में x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2, और ये किसके बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे मान को इसमें रखते हैं। मान रखने पर x1 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है x, x2 का मान कितना है 3, और y2 का मान कितना है 600, है ना भाई। तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना कैसे होता है, इस टाइप से जो गुना होता है तिर्यक गुना, है ना। तिर्यक गुना करने पर तो तिर्यक गुना करते हैं तो हमको तिर्यक गुना कहने का मतलब होता है ये ऊपर वाले का गुना पहले वाले जो भिन्न है उसके ऊपर वाले का गुना दूसरे वाले जो बराबर के दूसरे साइड जो भिन्न है उसके हर के साथ करते हैं। पहले वाले अंश का गुना दूसरे वाले के हर के साथ, और पहले वाले का हर का गुना दूसरे वाले के अंश के साथ गुना होता है। इसे तिर्यक गुना कहते हैं। तो तिर्यक गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का गुना किसके साथ हुआ, 600 के साथ हुआ, और x का गुना किसके साथ हुआ, 3 के साथ हुआ। तो इसका गुना हुआ तो 5 6 का 30 मतलब 3000, और ये 3x हो गया, है ना। तो 3 का पक्षांतर करने पर 3 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कहने का मतलब क्या होता है, हम बराबर के एक साइड को एक पक्ष बोलते हैं और दूसरे साइड को दूसरा पक्ष। बराबर के लेफ्ट साइड या बायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के दूसरे साइड जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड या दायां पक्ष बोलते हैं। तो जब ये 3 हमारा अभी राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो ये जो गुना के रूप में यहाँ पे चिपका हुआ है ना x के साथ, तो इधर आएगा तो वो भाग देगा। तो गुना वाला भाग देता है, जब पक्ष बदलता है, किसी राशि का पक्ष बदलता है तो गुना वाला
हमेशा भाग देता है, जोड़ वाला दूसरे साइड जाएगा तो उसके सामने माइनस चिन्ह लग जाता है ना, और ऋण वाला धन हो जाता है। पक्ष बदलने से धन ऋण में, ऋण धन में, गुना भाग में, भाग गुना में बदल जाता है। इसको हम लोग विशेष तौर पे याद रखेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि इनका उपयोग हमेशा होगा। तो पक्ष जब बदला तो इसका मान होता है 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और ये 3 जीरो को यहाँ पे लिखे तो हमारे पास x हो जाता है 1000 किलोमीटर। x कितना हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 1000 किलोमीटर। यहाँ पे देख रहे हैं x इधर है, 1000 इधर है, तो क्या होगा जब दोनों का पक्ष बदलेगा एक साथ जब दोनों का पक्ष बदलता है तो इसका मान भी इसके सामने ऋण आ गया, इसके सामने में भी उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। दोनों का चिन्ह बदला तो ऋण दोनों साइड है, तो दोनों साइड का ऋण हमारा धन हो जाता है। कहने का मतलब है जब दो राशि हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा उठा के, है ना, राइट हैंड में लिख दिए, राइट हैंड साइड के पूरे राशि को लेफ्ट हैंड में लिख दिए, तो उस समय हमको चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमारा x बराबर 1000 किलोमीटर हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 घंटे में कितनी दूरी हुआ, 1000 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर चला, 1000 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अतः 5 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 1000 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 5वां। तो 5वां में हमको ये बोला गया है कि यदि x और y परस्पर अनुक्रमण पाते विचरण करते हैं, है ना, तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमको एक सारणी दिया हुआ है x और y में, है ना, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, रिक्त स्थान जो दिया हुआ है उसकी पूर्ति करना है। तो यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे y। तो यहाँ पे दिया है 4, 10, दूसरा दिया है 24, है ना, यहाँ पे हमको बताना है कितना आएगा। यहाँ पे 70 दिया है और यहाँ पे 90 दिया है, और वैसे यहाँ पे 44 और यहाँ पे 52, इस टाइप से दिया है। तो इनके बीच में जो अनुपात है वो हमको अनुक्रमण अनुपात में दिया है, जो है ना, x और y में संबंध जो है क्या है, अनुक्रमणानुपात में है। अनुक्रमणानुपात में होगा तो क्या होगा, x और y का जो संबंध होगा वो कांस्टेंट होगा, स्थिरांक होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो अनुपात है वो कितना है, 4, है ना, k कितना है, यहाँ पे k बराबर होता है x बटे y। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 4/10। तो हम यहाँ से देखते हैं कि x का मान k इंटू y होता है और y का मान होता है x/k, है ना। x का मान क्या होगा, x का मान k इंटू y होगा, और y का मान क्या होगा, y इधर चला गया तो x/k हुआ। यहाँ हमारे पास यहाँ k कितना है, k हमको 2/5 दिया हुआ है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा कितना हुआ, 2/5y, और y हमारा है, y कितना है, x/, है ना, k का मान 2/5। तो इसको और आगे बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना होगा, y का मान 5x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, y, है ना, y कितना हो जाएगा, तो 5x, x कितना है 24/2 बराबर कितना हुआ
तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 12 पंचे 60 हमको प्राप्त हुआ। वैसा ही x का मान हमको निकालना है जब, तो x का मान कितना है 2/5 और y कितना है 70। यहाँ से x का मान निकालना हो तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और y का मान निकालना हो तो इस फार्मूला का उपयोग कर हम बहुत आसानी से जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरो सारणी का, उसको बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 2 बज गया, 7 है तो, और 5 चौक 20 और 14 दूनी 28। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, हमको x का मान निकालना है तो ये जाएगा 2/5 गुना y का मान कितना है 90। तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 दूनी 36, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हमको दिया है 44 और हमको y का निकालना है, तो y का मान कितना है 5 गुना 5x ना, तो x का मान यहाँ पे 44 है बटा 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 है ना, और 5 दूनी 10 और 1 11, तो 110 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर है 5x/2। x का मान हमको ऊपर में उसके संगत अवयव से मिलेगा, तो y हमको कितना मिल गया 5x मतलब 52/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, 5 26 का गुना किया तो कितना हो जाएगा 5 और 26 का गुना, तो 5 6 का 30, हासिल आया 3 और 5 दूनी 10 3 13। इस प्रकार 130 हमको यहाँ पे उत्तर हुआ। तो हमको ये 130 ये वाला खाली स्थान में मिला, ये 110, यहाँ पे 36, यहाँ पे 28, यहाँ पे 60, ठीक है। इस प्रकार आपका खाली स्थान आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल में बोलता है निम्नलिखित अनुक्रमणित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठवां है निम्नलिखित अनुक्रमणापाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है समय मिनटों में और तय की गई दूरी किलोमीटर में। तो समय के साथ दूरी का जो संबंध होता है, समय कम है तो चली गई दूरी कम होगा, है ना। तो इनके बीच संबंध जो होता है वो अनुक्रमणपाती संबंध होता है। तो चलिए सारणी बनाते हैं इसका। तो हमको दिया है समय, है ना, मिनटों में, तो हम इसके लिए बना लेते हैं इस टाइप से। तो हमको इस टाइप से हमको जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। x और y में संबंध हमको दिया है कि, है ना, x व y चरों में संबंध अनुक्रमणुपाती संबंध है। इसलिए x और y चर है उसका जो अनुपात है वो निश्चित होगा। जब ये निश्चित होगा तो x बराबर हो जाता है k × y, है ना, और y तो x/k बराबर y या y बराबर x/k होगा। पहला, दूसरा और ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा x और y के मान है यहाँ पे। तो जिसमें दोनों में हमको दिया है उससे हम उसका
अनुक्रमणवाद है ना, x और y जो चर है उसका अनुपात कितना है या स्थिरांक मान कितना है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे x जैसे यहाँ पे दिया है 4 और y जो यह है 48। तो इसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ है ना, इसमें अपन इसको अगर 1 माने, इसको 2, इसको 3, तो 1 में ये जो जिसमें हमको x और y का मान दोनों दिया है वहाँ से हम x और y के बीच अनुपात कितना है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो 1 में x व y का मान रखने पर हमको प्राप्त होता है 4, x का मान 4, y का मान 48 बराबर के। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो मतलब क्या हुआ, k बराबर 1/12। k का मान कितना प्राप्त हो गया, 1/12। तो हम ये 2 और 3 के सहायता से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा x है और ये चली गई दूरी को हम y चर मान के चलते हैं। तो यहाँ हमको निकालना है, जैसे जब y का मान 84 है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब x का मान 3 है तब y का मान कितना हो जाएगा। तो x का मान जब 3 है ना भाई, तो y का मान कितना हो जाएगा। तो k का मान हम निकाल चुके हैं 1/12। तो 1/12 का मतलब क्या हुआ, ये 1/12, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणित ये उलट जाएगा है ना, तो 3 गुना 12 हो जाएगा। तो 12 तिया 36। इसी प्रकार इसमें जब y का मान हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे x ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमको y का मान पता है नीचे, और k का मान भी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो k और y का मान रखेंगे तो x का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, k का मान है 1/12 और y का मान यहाँ पे 84 है। तो 12 एकम 12 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार जब 25 है, x का मान 25 है, तो 25/1/12 है ना भाई, कितना हो जाएगा, 25 x है और k का मान 1/12, तो 25/1/12 मतलब 25 गुणित 12 बराबर कितना हुआ, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 24 और 6 30, 300 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब y का मान 1860 है, 1860 है, तो x कितना हो जाएगा। तो x हो जाएगा, इससे k का मान है 1/12 और y का मान है 1860। तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 और 6, तो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, तो 155 प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये रिक्त स्थान पूरा फिलअप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न क्रमांक 7 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां अनुक्रमणपात में विचरती है। तो पहला सवाल है वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। तो वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य अनुक्रमणपात में विचरण करती है, क्योंकि वस्तुओं की संख्या बढ़ने से उनका मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं की संख्या कम होने से उनका मूल्य भी कम होगा। दूसरा है कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य। गणित की किताबों की संख्या बढ़ने से उनका मूल्य बढ़ेगा
किताब कम होंगे तो उनका मूल्य भी कम होगा, तो ये भी अनुक्रमणानुपात में विचरण करती है। तीसरा है खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य। तो खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य भी अनुक्रमणानुपात में विचरण करती है, क्योंकि जितना बड़ा खेत होगा, मतलब खेत का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतना ही उसका मूल्य होगा अधिक। चौथा है दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य। तो ये भी दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य भी अनुक्रमणानुपात में विचरण करती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा दूध लेंगे उतना ही अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा, कम दूध लेंगे तो कम मूल्य चुकाना पड़ेगा। पांचवा है श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या। तो श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या, ये जो है अनुक्रमणानुपात में नहीं है, ये व्युत्क्रमणानुपात में है। क्यों? क्योंकि श्रमिकों की संख्या अधिक होने से कार्य समाप्त होने वाले दिनों की संख्या कम होगी। श्रमिकों की संख्या बढ़ने से कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या में कमी आएगी। तो एक के मान बढ़ने से दूसरे के मान में कमी हो रहा है, तो ये अनुक्रमणानुपात में नहीं है, ये व्युत्क्रम अनुपात में है। तो छठवां, चाल और समय जबकि तय की दूरी वही है। हमारे पास एक निश्चित दूरी है मान लो, है ना, और चाल और समय जो है, तो चाल अधिक होने से समय कम लगेगा, चाल कम होने से समय अधिक लगेगा। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो अनुक्रमणानुपातिक संबंध नहीं होगा। तो इसमें पांचवा और छठवा जो है व्युत्क्रमणानुपात का उदाहरण है, और पहला से जो चौथा है वो हमारा अनुक्रमणानुपात। सवाल देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। इसमें बोला गया है कि समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है। 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं? तो टिकट की संख्या और मूल्य में जो संबंध होगा वो अनुक्रमणानुपातिक संबंध होगा। हम टिकट की संख्या बढ़ाएंगे तो जो उसका मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा। कम टिकट खरीदेंगे तो उसका मूल्य कम होगा, ज़्यादा टिकट खरीदेंगे तो उसका मूल्य ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है जो टिकट का मूल्य और उसके जो प्राइस है, मूल्य है, उसमें जो संबंध है वो अनुक्रमणानुपातिक संबंध है। तो मान लो, है ना, 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो मान लो x टिकट खरीदे जा सकते हैं, मान लो x टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो माना 72 रुपये में x टिकट खरीदे जा सकते हैं, है ना। हमको दिया है, क्या दिया है? समान मूल्यों वाले, है ना, 15 टिकटों का मूल्य, 15 टिकटों का मूल्य कितना रुपया है? 18 रुपया। मान लो कि मूल्यों को हम x से दर्शाते हैं और टिकटों की संख्या को हम यहाँ पे x दर्शा रहे हैं। तो टिकटों को x से दर्शाते हैं, तो मान लो 15 टिकट यहाँ पे है ना, उसका मूल्य जो है 18 रुपये है। तो ये हमारा मान लो y1 है और ये हमारा x1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे रुपये मतलब मूल्य हमारा ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x2। ठीक है। टिकट की संख्या को हम, इसके लिए सारणी अगर बनाया जाए, है ना, इस टाइप से, तो टिकट की संख्या और दूसरा हो जाएगा मूल्य रुपये में।
टिकट की संख्या को x से दर्शा रहे हैं और मूल्य को y से दर्शा रहे हैं। तो x1 है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा वो x1 और ये हो जाएगा y1, x2 और y2। तो जब टिकट की संख्या हमको 15 है तो उसका मूल्य हमको कितना मिल रहा है, 18 रुपया। इसी प्रकार जब मूल्य जो है इसका 72 रुपये हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये हमको जानना है ना भाई। तो टिकट की संख्या एवं उनके मूल्य में अनुक्रमणानुपाती संबंध होता है, अनुक्रमणानुपाती संबंध है। अतः x1 y1 बराबर होगा x2 y2 का, मतलब इनके जो अनुपात है वो बराबर होंगे, अनुक्रमणानुपाती संबंध है। तो x1 और y1 हमारा जो है ना, ये जो मान है x1 और y1 का, ये मान को हम रख देंगे, है ना। x1 y1 और x2 y2 का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, जब रखेंगे तो x1 हमारे पास कितना है, 15 है, y1 कितना है, 18, और x2 कितना है, x है, माने हैं, और y2 कितना है, y2 हमारे पास है 72। ठीक है, इसका तिर्यक गुना करेंगे या x के लिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा x, तो 15/18 है ना भाई, और ये इधर भाग दे रहा है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर गुना हो जाएगा और ये हमारा x हुआ। इसको हल किया तो 18 एकम 18 और 18 चौक 72 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हल किया तो x बराबर हमको प्राप्त होता है 15 चौक 60। क्या प्राप्त हुआ, 15 चौक 60। इस प्रकार 72 रुपये में कितना टिकट खरीद सकते हैं, 60 टिकट खरीद सकते हैं। 9वां सवाल देखते हैं। 9वां में क्या बोला है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। तो इसके लिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमको बोला गया है कि 48 लीटर पेट्रोल में एक कार जो है 432 किलोमीटर चलती है तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी। संबंध अनुक्रमणानुपाती है ना भाई। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, y2 है। तो माना है ना, ये हम माने हैं, इसको लिख देते हैं। माना 20 लीटर पेट्रोल में, 20 लीटर पेट्रोल में है ना, कार द्वारा चली दूरी y किलोमीटर है। ये इसके लिए सारणी बना लिए। तो पेट्रोल को हम x मानते हैं और चली गई दूरी को हम y चर मानते हैं। तो चूँकि x मतलब पेट्रोल है ना, व y चली गई दूरी के बीच संबंध अनुक्रमणानुपाती होता है, अनुक्रमणानुपाती होता है। अतः x1/y1 बराबर x2/y2 होगा। तो x1 यहाँ पे कितना है, ये x1 है हमारा, है ना, और ये x2 है, और ये हमारा y1 है, और ये हमारा y2 है। तो x1 y1 है ना, x2 y2 का मान
रखने पर x1 बराबर हो जाता है 48/432 और ये हो जाएगा 20/y। ठीक है, तो तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना करने पर तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना करेंगे तो 48 गुना y, मतलब पहले वाले भिन्न के अंश का दूसरे वाले के हर के साथ और दूसरे वाले भिन्न का अंश का पहले वाले के हर के साथ गुना होता है, उसको तिर्यक गुना करते हैं। तो 48 का गुना y के साथ किया और 20 का गुना हो जाएगा 432 के साथ। तो y हमारा हो जाता है, ये 48 का क्या किया, पक्षांतर किया, तो 20 गुना 432/48 हो जाएगा। क्यों होगा, हम 48 का पक्षांतर किया, पक्ष बदला, लेफ्ट में था और राइट में आ गया, गुना में था वो भाग दे रहा है। उसके बाद इसको हल किया तो ये हो जाता है, हल करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये 10 है ना। इसको पुनः हल किया, इसको पुनः हल किया तो हमको y बराबर मिलता है 10 गुणित, ये 10 गुणित 432/24। ठीक है, 2 से पुनः भाग दिया तो 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 12 से डिवाइड किया तो 12 एक कम 12 और 12 तिया 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, तो ये हो जाता है 12 6 के 72 और 5 6 के 30 और 5 तिया 15, 3 18, तो y मिलता है हमको 180। अतः 20 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 180 किलोमीटर। आंसर इस प्रकार हमको बनाना है। आगे देखते हैं 10वां सवाल इसका। तो प्रश्न 10वां में बोला है 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना 108 संतरे का मूल्य x रुपये है ना, x रुपये हैं। इसके लिए हम लोग सारणी बनाए इस टाइप से। ठीक है, जब 108 संतरे हमारे का मूल्य x रुपये है, x रुपये को हम x मान लिए हैं तो रुपये वाले को अपन ऊपर लिख लेते हैं, रुपये, और दूसरा है संतरे की संख्या। ठीक है, ये क्या है, मूल्य है, मूल्य को x माने हैं और संतरों की संख्या को y चर से दर्शा रहे हैं। हमको क्या दिया है कि 2 दर्जन संतरे का मूल्य इतना है। 2 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 दूनी 24 संतरे, 2 दर्जन मतलब 12 दूनी 24 संतरे का मूल्य कितना है, 48 रुपया है। और पूछा है 108 संतरे, कितना, 108 संतरे का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या माने हैं x होगा। ठीक है, मूल्य और संख्या में हमेशा संबंध अनुक्रमणपाती होता है, क्योंकि मूल्य एवं, है ना, संख्या, मूल्य एवं संख्या में संबंध अनुक्रमणोपाती होता है। अतः x1 y1 बराबर x2 y2 होगा, x1 y1 बटे x2 y2 होगा। x1 y1 x2 y2 का मान रखने पर
हमको प्राप्त हो जाता है 24/48 बराबर x/108। ठीक है, तो इसको हल किया तो हो जाता है 24/48, ये इसका पक्षांतर किया तो 108 बराबर x हो जाएगा। 12 से भाग दिया तो 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, है ना, और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। तो इस प्रकार हमको x कितना मिल गया, 54 मिल गया। x कितना मिल गया, 54 रुपये। अतः x बराबर 54 रुपये 108 संतरे का मूल्य होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी अन्य सवालों को भी पूरा बना सकते हो।